हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करने जा रहे हैं आज 2016 का सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर। बेटा, लास्ट लेक्चर में इंस्ट्रक्शन दे दी गई है कि 2017 से पहले के सभी एग्जाम 100 मार्कर्स थे। ठीक है ना, पूरे 100 मार्क्स के थे, कोई प्रैक्टिकल नहीं होता था उस टाइम पर। इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स भी 50 मार्क्स की, मैक्रो भी। माइक्रो क्योंकि आप सब 11th में पढ़ चुके हो, उस टाइम पर 12th का पार्ट थी, तो हम माइक्रो को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। 50 मार्क्स का मैक्रो का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। डिफाइन स्टॉक। बेटा, स्टॉक्स क्या होते हैं आपने पढ़ा होगा, स्टॉक वर्सेस फ्लो का डिफरेंस। स्टॉक्स आर दोस वेरिएबल विच आर मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जहां कोई टाइम डायमेंशन इन्वॉल्व नहीं होता, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जिनको मेजर करते हैं। लेट्स सपोज की 31 मार्च को मेजर कर रहे हैं, 31 मार्च को रात को 8 बजे मेजर कर रहे हैं, तो वो होते हैं बेटा स्टॉक वेरिएबल। 17th क्वेश्चन, depreciation of fixed assets refers to depreciation of fixed assets refers to normal wear and tear, foreseen obsolescence, C part normal wear and tear and foreseen obsolescence, और D part unforeseen obsolescence। बेटा आंसर हो जाता है करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, नॉर्मल वियर एंड टीयर एंड फोर्सिंग ऑब्सोलेंस। डेप की डेफिनेशन ही बेटा यही है, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर, पैसेज ऑफ टाइम एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, यानी कि फोर्सिन ऑब्सोलेंस। बेटा ये अनफोर्सिन ऑब्सोलेंस क्या होती है, इसी को बेटा हम प्यार से कैपिटल लॉसेस बोलते हैं। ठीक है ना जी। आगे बढ़ जाते हैं। 18th वन, व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच नीदर क्रिएट एसेट्स नॉर कॉजेस रिडक्शन इन एनी लायबिलिटी। जो ना तो एसेट्स क्रिएट करते, ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस करते, ऐसे सारे खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। जैसे कि बेटा गवर्नमेंट ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने पर कुछ खर्चा कर दिया, कोई एसेट्स बन गई क्या, या कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो गई क्या, तो बेटा ऐसे सारे खर्चे रेवेन्यू हैं। फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स इंटरेस्ट पेमेंट, बोरोइंग, इंटरेस्ट पेमेंट लेस बोरोइंग, बोरोइंग लेस इंटरेस्ट पेमेंट। बेटा फिस्कल डेफिसिट इज इटसेल्फ अ बोरोइंग। फिस्कल डेफिसिट ये बताता है कि ये जो फिस्कल डेफिसिट आ रहा है, ये गवर्नमेंट पैसे कहां से लाएगी। बेटा गवर्नमेंट के पास बोरोइंग के अलावा कोई ऑप्शन उसके बाद बचता नहीं है, तो फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग के ही बिल्कुल इक्वल है। आगे बढ़ते हैं। Foreign exchange transactions dependent on other foreign exchange transactions are called, बेटा इन्हें हम accommodating transaction कहते हैं। वो फॉरेन ट्रांजैक्शन जो दूसरी फॉरेन ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड करे। बेटा इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन होती है, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। आप बिना स्टेट देखे बीओपी का जो ट्रांजैक्शन करते हो वो ऑटोनोमस होती है। अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन वो होती है जो पहले आप बीओपी का स्टेट देखते हो, वो कितना डिसबैलेंस्ड है या कितना डेफिसिट में या कितना सरप्लस में, उसके अकॉर्डिंग करते हो। ऐसी ट्रांजैक्शन अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन हो जाती है। ऑप्शन हो जाता है मेरे पास डी बिल्कुल करेक्ट। मुझे कैलकुलेट करना है बेटा नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, दैट सिंपली मींस एनडीपी एट एफसी। बट बेटा जब मैं स्टैट देखता हूं, मुझे दे रखा है ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 10 इयर्स, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स 5, सेल्स 20, अनसोल्ड आउटपुट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ ईयर 2, टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन। बेटा ये स्टैट्स मुझे ना वैल्यू एडेड मेथड का ही दे रखा है, मुझसे नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकलवाता है। लेकिन बेटा अगर एक ही फर्म का डेटा है, तो जो वैल्यू एडेड है वो जीडीपी एट एमपी के बराबर होता है। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर एक ही फर्म का स्टार्ट है तो ये जीडीपी एट एमपी के बराबर है। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। आओ जी बेटा, बस अब फिगर पुट करने वाली बात रह जाती है। सेल्स बेटा मैंने पहले ही देख रही थी, वो 20 लैक्स थी, सारी फिगर इन लैक्स हैं। अनसोल्ड आउटपुट प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ ईयर 2, अनसोल्ड आउटपुट और चेंज इन स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक माइनस स्टॉक सब एक ही बात है बेटा। रही बात इंटरमीडिएट कंजम्पशन की, तो कहीं ना कहीं दिया हुआ है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। पहली बात तो प्रोड्यूसर का गुड है, दूसरी बात सिंगल यूज है, मतलब एक इस्तेमाल के बाद ही आइडेंटिटी खत्म। यही इंटरमीडिएट कंजम्पशन होती है बेटा। अब 22 माइनस 5, 17 लैक्स। बट बेटा मुझे कैलकुलेट करना है एनडीपी एट एफसी। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं जीडीपी एट एमपी से, जी में डेप माइनस करो तो एन बनेगा, एमपी में एनआईटी माइनस करो
तो बेटा बन जाएगा FC। देखते हैं जी डेप्रीसिएशन की फिगर। बेटा डेप्रीसिएशन की कोई डायरेक्टली फिगर नहीं दे रखी, बट आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर आपको कह रखा है ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड का है, यानी कि बेटा कैपिटल गुड है, प्रोड्यूसर का गुड्स है, लेकिन वो ड्यूरेबल है, उसका लाइफ स्पैन बहुत बड़ा है। तो कोई ना कोई मशीनरी है 10 लाख रुपए की जिसकी लाइफ है 10 साल, 10 लैक्स डिवाइडेड बाय 10, हर साल का डेप्रीसिएशन आ गया 1 लाख। तो 1 लाख का डेप्रीसिएशन आ गया और टैक्सेस भी गिवन है मुझे 1 लाख के। तो पहले बच्चों डेप्रीसिएशन 1 लाख का माइनस कर दिया, टैक्सेस 1 लाख के माइनस कर दिए, आंसर आ गया 15 लैक्स। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया प्रैक्टिकल भी। 22nd क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन एमपीसी एंड एपीसी विद अ न्यूमेरिकल एग्जांपल। बेटा डिफरेंस बताना है मुझे और एक्सप्लेन द रोल ऑफ टैक्सेशन इन रिड्यूसिंग एक्सेस डिमांड। ऐसा क्वेश्चन बेटा पिछले कम से कम 2-3 पेपर में मैंने करा, ठीक है ना। 2-3 पेपर से बात बताइए, तो ये नहीं बात करते बेटा, बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। अब बेटा एमपीसी और एपीसी में क्या फर्क होता है, अगर लिखना है ना इनके फॉर्मूलाज पर ही फोकस करो, पूरा का पूरा डिफाइन कर दो इनको फॉर्मूला के हिसाब से। आप क्या लिख सकते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू द चेंज इन इनकम, whereas average propensity to consume refers to change in total consumption due to change in total income। सबसे पहले डिफाइन तो आप ऐसे करो, फॉर्मूलाज थे मेरे पास तो मैंने फॉर्मूलाज से इसको डिफाइन कर दिया। रही बात कोई एग्जाम्पल देने की, बेटा कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, वैसे जो मैं बैच में एग्जाम्पल देता हूं वो भी आप दे सकते हो, ठीक है जी। आप इनकम को 0 मान लो, 100, 200, 300, 400, कंजम्पशन स्टार्ट्स विद 40 और 80 बढ़ाते चले जाओ। मैं अपने बैच में ये एग्जांपल देता हूं। अब इससे एपीसी भी निकल सकता है, एमपीसी भी निकल सकता है, निकाल देना, एग्जांपल भी डन हो जाएगा आपका। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड बाय 300 करोड़ if MPC is 2/3, calculate the increase in national income। बेटा डेल्टा आई पता है मेरे को, मुझे डेल्टा वाई निकालना है, इंक्रीज इन नेशनल इनकम निकालना है। मल्टीप्लायर का वैसे फॉर्मूला होता है बेटा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, तो वहीं से ही कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा। अगेन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 के का क्वेश्चन है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ये बेटा 300 करोड़ पता है, अगर के पता लग जाए तो डेल्टा वाई वुड बी द बैलेंसिंग फिगर। के का फॉर्मूला लगा दो बेटा आप एमपीसी के सेंस में, k is equals to 1/1 minus MPC, और आपको MPC गिवन है शायद 2/3, MPC गिवन है बेटा 2/3। लो जी 2/3 माइनस कर देते हैं 1/1/3, और बेटा k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3 टाइम्स, ठीक है जी। k की वैल्यू आ गई 3 टाइम्स। अगर k 3 आ गया और बेटा डेल्टा आई पता है 300 करोड़ रुपए, तो डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई बेटा 900 करोड़ रुपए। चलो जी एक और सिंपल सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24। गवर्नमेंट incurs expenditure to popularize yoga among the masses, analyze its impact on GDP and welfare of people। बेटा गवर्नमेंट ने खर्चा किया ताकि योगा को पॉपुलराइज कर सके अमंग द सिटीजंस ऑफ इंडिया। कहते हैं इसका इम्पैक्ट बता दो जीडीपी पे और वेलफेयर पे। बेटा इम्पैक्ट ये है कि जीडीपी भी बढ़ेगा और वेलफेयर भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा जीडीपी? बेटा आपने अगर एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ रखा है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का, तो वहां हम गवर्नमेंट के सारे खर्चे जोड़ देते हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो बेटा ये जो गवर्नमेंट ने खर्चा किया है ये वहां पर तो जुड़ ही जाएगा, यानी कि जीडीपी में तो ऐड होगा ही होगा ये खर्चा। दूसरी बात, अगर आप योगा को पॉपुलराइज कर रहे हो और आपके बेटा पॉपुलराइज करने की वजह से 1/10, अरे वन मैं कहता हूँ 100 इंडियन भी बेटा अगर योगा को शुरू कर देते हैं या 1000 भी शुरू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं बेटा वेलफेयर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा उन सिटीजन्स का। तो बेटा ऐसे खर्चों की वजह से जीडीपी भी बढ़ता है एज वेल एज वेलफेयर भी बढ़ता है, ठीक है जी। और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे इस पर्टिकुलर पेपर में से। आगे बढ़ जाते हैं 25th क्वेश्चन। एक्सप्लेन द स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी हैज इट सॉल्व द रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय बार्टर।
बेटा सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं लास्ट पेपर में, स्टोर ऑफ वैल्यू की मैंने बात करी थी 2017 के पेपर में। बस ये वाली बात थोड़ी सी और मेंशन कर सकते हो, इसने क्या बार्टर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया? बेटा बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर दिया। बार्टर में बेटा क्या कमोडिटी को मैं स्टोर कर सकता हूँ बहुत लंबे टाइम के लिए? नहीं बेटा। एवरी गुड पोजेसेस सम ड्यूरेबिलिटी, हर गुड्स की ना बेटा एक अलग ड्यूरेबिलिटी है, ठीक है ना। विद द पैसेज ऑफ टाइम इट विल डेटोरिएट, कहीं ना कहीं बेटा टाइम पास होने के साथ कमोडिटी डेटोरिएट होती है। तो ये वाली बात आप मेंशन कर सकते हो और फिर बता सकते हो मनी में ऐसे स्टोरेज की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, जितना मर्जी टाइम तक स्टोर करो। तो ये 25th क्वेश्चन क्योंकि मैं पहले कर चुका हूं, मैं इसको करने में विश्वास नहीं रखता, हम ज्यादा यूनिक क्वेश्चन करने में विश्वास रख रहे हैं। बी पार्ट करते हैं इसका सॉल्व। एक्सप्लेन द यूनिट ऑफ अकाउंट फंक्शन ऑफ मनी, how has it solved the related problem created by barter। ये बात करते हैं बेटा। बाबू यूनिट ऑफ अकाउंट फंक्शन ऑफ मनी मतलब कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू की बात चल रही है। एक बात बताओ बेटा, क्या पास्ट में जब बार्टर सिस्टम होता था क्या कोई कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू था? क्या आप किसी दुकान पर गए, आपने देखा सारी की सारी कमोडिटी को एक पर्टिकुलर मेजर, एक पर्टिकुलर यूनिट में मेजर कर रहा है, किया जा रहा है। लेट्स सपोज राइस में सभी की सभी कमोडिटी को या सभी की सभी को व्हीट में मेजर किया जा रहा है? नहीं, कहीं पर भी बेटा कोई कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू ही नहीं था। कोई एक्सचेंज रेशो डिसाइडेड ही नहीं होती थी। अगर बेटा एक्सचेंज रेशो डिसाइडेड नहीं होती थी तो क्या होता था बेटा, कहीं ना कहीं एक्सचेंज रेशो को आप रेंडमली डिसाइड करते थे, जिसमें एक पार्टी श्योरली सफर करती थी, एक पार्टी को हमेशा नुकसान खाना पड़ता था। लेकिन क्या मनी ने इसको सॉल्व कर दिया प्रॉब्लम को? बेटा अच्छे से सॉल्व कर दिया। नाउ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज हैव अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू एंड दैट कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू इज मनी। आज मैं बेटा एक रिटेलर की दुकान पे जाता हूँ, 1000 से ज्यादा कॉमोडिटी बेचता है, सबकी एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू है, वो मनी है बेटा। सबको जितने सामान रखे हैं 1000 के 1000 सबको मनी में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है ना। और इसी की वजह से, इस फंक्शन की वजह से बेटा मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट पॉसिबल हो पाए। आप अकाउंट्स बना पा रहे हो आज की तारीख में सिर्फ इस फंक्शन की वजह से बना पा रहे हो, ठीक है। नहीं, इस फंक्शन की वजह से हम अकाउंट्स बना पा रहे हैं। और इंडिया में यूनिट ऑफ अकाउंट क्या है बेटा? रुपी है। अगर बेटा हम यूके में चले जाएं तो वहां बेटा स्टर्लिंग है या पौंड है बेटा। अगर हम यूएस में चले जाएं तो बेटा वहां डॉलर है। तो अब वो मनी के फंक्शन की वजह से हम अकाउंट्स बना पाते हैं, इसलिए हम इसे यूनिट ऑफ अकाउंट भी बोलते हैं। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26। एक्सप्लेन हाउ ओपन मार्केट ऑपरेशन आर हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग क्रेडिट क्रिएशन। बेटा ओपन मार्केट ऑपरेशन ना दो चीजों से रिलेट करता है, selling as well as buying of government security, selling as well as buying of government security। क्या हम इससे क्रेडिट कंट्रोल कर पाते हैं इकोनॉमी का? बहुत अच्छे से बेटा। कैसे? मैं कहता हूं बेटा मार्केट में ना बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा मनी सप्लाई है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन है। हाउ वुड यू कंट्रोल इट? बेटा अगर आप आरबीआई हो और आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी सेल कर दी इन सच अ सिचुएशन, बेटा गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को ना लोग बाय करते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि उनको लगता है सेफेस्ट सिक्योरिटी है, रिस्क फ्री रिटर्न आएगी, कोई पैसा कहीं नहीं जा रहा, गवर्नमेंट थोड़ी पैसा लेके भागती है। आरबीआई ने सेल करी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और अगर पब्लिक ने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बाय कर दी तो बेटा अगर बाय करोगे तो पैसा देना पड़ेगा, अगर पब्लिक पैसा देगी तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगी, एक्सेस डिमांड कम हो जाएगी। और यही तो चाहते थे हम कि पैसे को इकोनॉमी से बाहर निकाल दे। एक्सेस डिमांड की वो सिचुएशन है बेटा जहां पर आप पैसे को बाहर निकालना चाहते हो इकोनॉमी से, और पैसा बाहर निकल गया, और कहीं ना कहीं बेटा क्रेडिट भी कंट्रोल हो जाएगा। और अगर आपको कभी लगे कि मार्केट में डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है, बिल्कुल डिफ्लेशन है, पैसा ही नहीं है लोगों के हाथ में, तो इन सच अ सिनेरियो यू हैव टू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी। आरबीआई क्या करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी वापस बाय करेगा। जब वो वापस बाय करना शुरू करेगा तो उसके लिए आरबीआई को पैसे देने पड़ेंगे पब्लिक को, इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्रिएट हो जाएगी, और हम यही तो चाहते हैं। तो ऐसे हम ओपन मार्केट ऑपरेशन से बिल्कुल क्रेडिट को कंट्रोल कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं 27th क्वेश्चन पर। व्हाट इज गवर्नमेंट बजट? एक्सप्लेन हाउ टैक्सेस एंड सब्सिडीज कैन बी यूज्ड टू इन्फ्लुएंस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। बेटा ये बी पार्ट ना मैं बहुत बार कर चुका हूँ, एटलीस्ट मैंने 2 से 3 बार करा है, मुझे जहां तक ज्ञान है 2018 के पेपर में और 19 के पेपर में ये कॉन्टिन्यूस आया हुआ है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है और मैंने बताया है बेटा। रही बात व्हाट इज गवर्नमेंट बजट की, गवर्नमेंट बजट क्या है बेटा?
गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टीमेट ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। बेटा गवर्नमेंट बजट कुछ और नहीं है बेटा, गवर्नमेंट बजट क्या है बेटा, एक एनुअल स्टेटमेंट है, साल में एक बार आता है। और उसमें क्या लिखा होता है, आइटम वाइज रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, कि फिस्कल ईयर में बेटा गवर्नमेंट कितने खर्चे करेगी और कितना रेवेन्यू आएगा। ठीक है जी, मैं और वाला क्वेश्चन कर रहा हूं क्योंकि बेटा यूनिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हमारा एम है। मैं चाहता हूं आपका 70 to 80% सिलेबस यहीं कवर हो जाए। ठीक है जी, तो हम ये बी पार्ट नहीं कर रहे, और वाला पार्ट कर देते हैं। डिफाइन रेवेन्यू रिसीट्स इन गवर्नमेंट बजट, explain how government budget can be used to bring in price stability in the economy। ठीक है जी, और ये उधर भी बेटा जो पार्ट आ रखा है और इधर भी जो पार्ट आ रखा है, सब गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव हैं, ये अच्छे से पढ़ के देना एक बार। ठीक है, एक तो आना चाहिए बेटा, 6 में से एक तो कंफर्म आएगा। रही बात डिफाइन रेवेन्यू रिसीट इन अ गवर्नमेंट बजट की, क्या होते हैं रेवेन्यू रिसीट्स, विच नीदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर कॉजेस रिडक्शन इन एनी एसेट्स, जो ना तो लायबिलिटी क्रिएट करते ना ही बेटा एसेट्स को रिड्यूस कर देंगे। अब रही बात कैसे गवर्नमेंट बजट से हम प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं, ये समझना। मान लो बेटा मैं कहता हूं इकोनॉमी स्टेबल नहीं चल रही, या तो सिचुएशन इन्फ्लेशन की है या सिचुएशन डिफ्लेशन की है, इन दोनों में से कोई सिचुएशन है। अगर आपको लगता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, तो हम किसको कैसे कंट्रोल करें गवर्नमेंट बजट से। बेटा इन्फ्लेशन सिर्फ एक ही चीज पर अराइज होता है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई होता है। ऐसी सिचुएशन में बेटा जब गवर्नमेंट अपना बजट बनाएगी तो उसमें अपने एक्सपेंडिचर को बेटा कट कर देगी, अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करेगी ऐसे सिचुएशन में। अगर गवर्नमेंट खर्चे कम करेगी तो ऑब्वियसली पब्लिक के हाथ में पैसा कम जाएगा, और यही पर्पस है इकोनॉमी से मनी सप्लाई को कम कर देना है। और रही बात अगर डिफ्लेशन है मार्केट में तो क्या करे, तो बेटा गवर्नमेंट ऐसी सिचुएशन में अपने खर्चे बढ़ा देगी। गवर्नमेंट खर्चे बढ़ाने से क्या होगा बेटा, इकोनॉमी में मनी सप्लाई कहीं ना कहीं बढ़ेगी, और यही हमारा पर्पस है, इकोनॉमी में पैसा बढ़ जाए। तो चलो जी, हमने 27th क्वेश्चन पे डिस्कस किया। 28 गिवन कंजम्पशन कर डिराइव सेविंग कर एंड स्टेट द स्टेप्स टेकन इन द प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन, यूज डायग्राम। बेटा इन्होंने कहा कंजम्पशन कर गिवन है, सेविंग कर डिराइव करना है और सारे स्टेप्स लिखने हैं, और बिना एक्सप्लेनेशन के लिख कर मत आना, मार्क्स नहीं मिलेंगे प्यारे बच्चों। चलो जी खैर हम डिराइव करते हैं। बेटा मैं ना एक्सप्लेनेशन लिखने का एक छोटा सा तरीका तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा कि आपको कैसे लिखना है। ठीक है जी, तो हमने लिख लिया एक्स एक्सेस और रीजन, वाई एक्सेस हम यहाँ पर लेते हैं इनकम, और यहाँ हम लेते हैं कंजम्पशन। एक्स एक्सेस पर इनकम, वाई एक्सेस पर कंजम्पशन। हमेशा एक्सप्लेनेशन का पहला पॉइंट होना चाहिए एक्स एक्सेस रिप्रेजेंट, फिलहाल यहाँ पर इनकम। ठीक है, हमेशा बता रहा हूं, हमेशा के लिए कोई भी डायग्राम की एक्सप्लेनेशन लिखो, वाई एक्सेस रिप्रेजेंट कंजम्पशन। ठीक है जी, दो पॉइंट तो कंफर्म होते हैं बेटा। उसके बाद हमने ना एक बात पढ़ी है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाती है सेम एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती चली जाती है, क्योंकि जितनी इनकम बढ़ती है उतनी ही एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती है, जितना इनकम की वैल्यू उतनी एग्रीगेट सप्लाई की वैल्यू है। तो ये 45 डिग्री का एंगल बनाती है, एक्स और वाई एक्सिस को बिल्कुल बीच से काटता हुआ कर्व बनता है। ठीक है ना, आप लिख सकते हो वी ड्रू एग्रीगेट सप्लाई कर्व which creates a angle of 45 डिग्री। थर्ड पॉइंट एक्सप्लेनेशन का पूरा हो जाता है। बेटा कंजम्पशन के बारे में हमने एक फीचर पढ़ा हुआ है, कंजम्पशन कांट बी जीरो। तो अगर कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकती तो ओरिजिन से स्टार्ट भी मत कर देना। Then we drew a consumption curve with start with y-axis and it is a positively sloped curve। कंजम्पशन कर्व बनाया। बेटा ध्यान रखना, इनिशियली कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, देन कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम, देन बेटा दुनिया को अकल आ जाती है, कंजम्पशन गिर जाती है इनकम से। ये बात आपने पढ़ी भी होगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल दिया था अपने बैच का कि मैं बैच में कौन सा एग्जांपल देता हूँ, ये भी पर्टिकुलर बात प्रूव कर देगी उस चीज को। कंजम्पशन 40 मानी थी, उसके बाद 80 से मैं इसको बढ़ा रहा था बेटा, याद करो इस चीज को। इनिशियली यहाँ देखो कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, ठीक है इन दोनों सिनेरियो में,
देन कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम, और उसके बाद बेटा इनकम कंजम्पशन से ज्यादा हो जाती है। तो यही बात बेटा कर्व भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, शुरू में कंजम्पशन ज्यादा है, कहीं इनकम और कंजम्पशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और उसके बाद बेटा इनकम कर्व ऊपर है और कंजम्पशन का कर्व नीचे है। अब रही बात डेरिवेशन की, 4 पॉइंट तो आपने लिख ही दिए होंगे एक्सप्लेनेशन के। बेटा एट जीरो लेवल ऑफ इनकम जितनी कंजम्पशन होती है, वैसे इसको हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं, जीरो इनकम पर जितनी कंजम्पशन होती है सब ऑटोनॉमस कंजम्पशन होती है। जितनी ऑटोनॉमस कंजम्पशन होती है उतनी ही डिस सेविंग्स भी होती है। तो हम क्या कहेंगे बेटा एक्सप्लेनेशन में कि हमने इस ऑटोनॉमस कंजम्पशन को मेजर किया और इसको ड्रॉ कर दिया हमने वाई डैश एक्सिस पर। बेटा ये वाई डैश एक्सिस कौन सा होता है बेटा, नेगेटिव वाई एक्सिस बोल सकते हो। जितनी ये कंजम्पशन है उतनी ही हमने बेटा ड्रॉ कर दी है डिस सेविंग्स। और आप ये बात यहां से भी समझ सकते हो, इनकम बेटा या तो कंज्यूम होती है या तो सेव होती है। अगर मुझे सेविंग्स निकालनी हो तो इनकम माइनस कंजम्पशन फॉर्मूला है। एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देखो, अगर इनकम जीरो है, कितनी है कंजम्पशन 40 की, और सेविंग्स कितनी है बेटा, उतनी ही डिस सेविंग्स है। तो मैं यही तो बोल रहा था, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम जितनी कंजम्पशन होंगी उतनी ही डिस सेविंग्स होंगी। हमने यही पॉइंट मेजर किया ऑटोनोमस कंजम्पशन का, और ये वाइड एक्सिस पे प्लॉट कर दिया। पहला पॉइंट मिला हमें। दूसरी बात, जब y इज इक्वल टू सी होता है, इससे आप परपेंडिकुलर ट्रेस कर दो। जब हम परपेंडिकुलर ट्रेस करेंगे तो हमें बेटा सेविंग मिलेगी। आपको एक और प्रॉपर्टी लिखनी है, y इज इक्वल टू जब c होता है s हमेशा 0 होता है। ठीक है जी। अब अगर आप s निकाल रहे हो, y माइनस सी फॉर्मूला है, ये 200, ये भी 200, s क्या आएगा 0 तो आएगा। एट when saving is equals to zero, income is always equals to the consumption। जब इनकम और कंजम्पशन जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से हमने परपेंडिकुलर ट्रेस किया और हमें एक दूसरा पॉइंट मिला जिससे हम बोल सकते हैं s इज इक्वल्स टू 0। और मैं कहता हूं बेटा ज्यादा मैथ्स तो मैं अभी यूज नहीं कर रहा, पर बेटा मैथ्स की एक प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट की जरूरत होती है, और यहाँ मुझे दोनों दिखाई दे रहे हैं। बेटा आप इससे एक कर्व ड्रॉ कर सकते हो। बेटा मैंने स्केल से नहीं खींचा तो देखो ये एरर तो आएगी आएगी, लेकिन ये सेविंग कर्व मैंने कंजम्पशन कर्व से ही डराइव किया है। तो ऐसे इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है और ऐसे इसको ड्रॉ करना है। मैंने क्लियर कर दिया इस चीज को। आखिरी के 2 क्वेश्चन बचते हैं। 29th क्वेश्चन, in which sub account and on which side of the BOP will foreign investment in India be recorded, give reason। Second part, explain what will be the effect of foreign investment in India on exchange rate, explain। ठीक है जी, दोनों बातें समझ में आती हैं, दिखाते हैं। बेटा अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रही है तो किस सब अकाउंट में इसको रिकॉर्ड करें और किस साइड पर बीओपी की रिकॉर्ड करें। बेटा अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रही है, आपने पढ़ी होगी वैसे बात, ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, कोई करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन तो है ही नहीं। करंट अकाउंट में क्या आता है बेटा, कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, मतलब विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम और यूनिलेटरल ट्रांसफर। रही बात कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, बोरोइंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड और चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज, 3 ही बातें आती है। और यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रही है इंडिया के अंदर, तो ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। दूसरी बात, किस साइड पर दिखाएं इसको बेटा, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ बीओपी। क्रेडिट साइड इनफ्लोस की साइड होती है, जहां मेरा रेवेन्यू बढ़ता है, जहां मेरे देश में पैसा है। तो अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है कहां रिकॉर्ड होगी, क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगी। आई होप ये मैंने बात क्लियर कर दी है और रीजन भी बता दिया। वट विल बी द इफेक्ट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ऑन एक्सचेंज रेट। इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आई है, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा एक्सचेंज रेट पर। बेटा जब ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आई होगी तो क्या हुआ होगा, इसकी वजह से सप्लाई ऑफ फॉरेक्स बढ़ा होगा। भैया आपने किसी को तो इन्वेस्टमेंट दी होगी ना, वो फॉरेनर हो, आप इंडिया में आ रहे हो, पहले आपने जमीन खरीदी, जमीन खरीदने के लिए किसी को यूएस डॉलर में पे किया आपने, उसने कन्वर्ट कराया होगा किसी आरबीआई ऑथोराइज्ड बैंक के पास, तो कहीं ना कहीं आपने सप्लाई क्रिएट कर दी फॉरेक्स की। अगर आप सप्लाई क्रिएट करोगे फॉरेक्स की तो कहीं ना कहीं बेटा एक्सचेंज रेट कुछ ना कुछ तो गिरेगा ही। और बेटा अगर एक्सचेंज रेट कुछ भी गिर रहा है तो इसे हम क्या बोलते हैं, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है ना, हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इससे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं बेटा यूएस डॉलर की वैल्यू इससे गिरेगी, फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू इससे गिरेगी।
आई होप मैंने ये बात भी क्लियर कर दी। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे क्या निकालना है बेटा, मुझे नेशनल इनकम निकालनी है। स्टार्ट पढ़ते हैं। wages and salary, net current transfers to abroad, net factor income paid to abroad, profits, national debt interest, social security contribution by employer, current transfer from government, national income accruing to government, rent, interest, royalty। पता नहीं क्या क्या दे रखा है बेटा। कुछ ऐसी चीजें भी दिख रही हैं बेटा जो मेरे कोर्स का पार्ट नहीं होती। पर बेटा ओवरऑल मुझे बात समझ में आई कि इनकम मेथड के सारे स्टार्ट्स अवेलेबल है, और इनकम मेथड डायरेक्टली नेशनल इनकम तो निकलवाएगा ही। इनकम मेथड क्या निकलवाता है आपसे? इनकम मेथड बेटा पहले निकलवाता है डोमेस्टिक इनकम, मतलब एनडीबी एट एफसी। देन हम उसका कन्वर्शन करते हैं बेटा नेशनल इनकम में। तो पहले हम एनडीबी एट एफसी निकलते हैं। एनडीबी एट एफसी का फॉर्मूला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। बेटा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या डायरेक्टली गिवन है? बेटा गिवन तो नहीं है, पर वेजेस एंड सैलरी का भी पता है, और एसएसएस का कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर कर रहा है वो भी पता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम इस चीज को देखते हैं। क्या आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में? वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एसएसएस। तो मेरे पास वेजेस एंड सैलरी इन कैश पता था, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड नहीं पता था, जीरो एज्यूम कर लो। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एसएसएस के लिए 100 रुपए। आगे बढ़ जाते हैं, रेंट एंड रॉयल्टी देखते हैं। रेंट भी है, रॉयल्टी भी है, और इंटरेस्ट भी है। रेंट एंड रॉयल्टी ये 200 रेंट है, 50 की रॉयल्टी है, इंटरेस्ट मेरे पास 300 रुपए है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट्स को देखते हैं। प्रॉफिट्स कहीं दे रखे हैं क्या? दे रखे हैं। और मिक्स्ड इनकम बेटा कहीं नहीं दे रखी थी जब मैंने पढ़ा था। प्रॉफिट्स है मेरे पास 400 रुपए के। चलो जी जोड़ देते हैं इसको। ये 1100, ये 400, 1500, 1500 और 500 2000, और ये आ गया 2050। तो एनडीपी एट एफसी आ गया 2050। इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं नेशनल इनकम में, मतलब एनएनपी एट एफसी में। एनडीपी एट एफसी है, डी को एन में कन्वर्ट करने के लिए प्लस एनएफआईए, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि फैक्टर इनकम के तौर पर आपने अब्रॉड से क्या कमाया बेटा। लेकिन इस क्वेश्चन में ना मुझे दे रखा है नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। आपने कमाया नहीं, बल्कि आपने अब्रॉड को दिया है 10 रुपए। तो अगर आपने अब्रॉड को 10 रुपए दिए हैं, और मैं तो नेट कमाइयां जोड़ना चाह रहा था, ये तो मेरा नेट में खर्चा हो गया, साइन बदल दो, माइनस कर दो इसको, यानी कि नेशनल इनकम वुड बी 2040 करोड़। आई होप ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है। तो अभी हमारा 2016 का भी पेपर खत्म हो जाता है, सिर्फ 2 पेपर बचते हैं 2015 और 14 के। अभी आपके लिए एक आखिरी इन्फो, मेरी वेबसाइट www.successmantra.com पर बेटा एक पेड बंडल मिल रहा है आपको, जब बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी के आप पेड सैंपल पेपर बाय कर सकते हैं एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट ऑफ 250। 250 में बेटा तीनों पेपर मिल जाना। ठीक है जी, आप मेहनत समझ सकते हो बेटा, 30 आवर्स से भी ज्यादा का कंटेंट है। ठीक है जी, और जो मैं 250 रुपी में दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये लिमिटेड टाइम के लिए, इसके बाद इसकी कॉस्ट जस्ट डबल करेंगे हम। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।